expression for replacement। इसके ऑपरेटर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये आपके पास डेल स्क्वायर साई या फाई कह लें या कोई भी वेक्टर ए कह लें उस पर अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं है तो हम इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि डेल लैप्लासियन को हम डेल स्क्वायर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल स्क्वायर फाई को फर्दर हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, डेल डॉट डेल ऑफ फाई। फिर यहाँ पर आप लेट सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करने देंगे अपनी आसानी के लिए। डेल और साई को किसी एक वेरिएबल के इक्वल रख दिया, यहाँ पर वेक्टर के इक्वल रख दिया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी तो उसको हम कंपैरिजन के थ्रू इस इक्वेशन के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वेयर डेल ऑफ साई आपके पास एज अ ग्रेडियंट, ये इसकी हम इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, वो आपके पास होती है 1/h1 पार्शियल साई और पार्शियल u1 ये इक्वेशन यहाँ से आपके पास बन जाएगी डेल डॉट ए, इसे आप इक्वेशन 1 कह दें। डेल डॉट ए जो आपके पास होगा वो आपके पास क्या है, डेल स्क्वायर ऑफ साई। अब डेल साई की हमारे पास जो वैल्यू है एज अ ग्रेडियंट फंक्शन है ये, तो ग्रेडियंट फंक्शन ड्राइव कर चुके हैं 1/h1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u1 यूनिट वेक्टर e1 प्लस 1/h2 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u2 सेकेंड यूनिट वेक्टर e2 प्लस 1/3 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u3 ये यूनिट वेक्टर। हमारे पास ए वेक्टर की भी एनालिटिकल फॉर्म है कॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट में, वो आपके पास क्या होती है a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3। नाउ ये फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी। ये आपके पास डाइवर्जेंस आ रहा है, डाइवर्जेंस की वैल्यू भी हम ड्राइव कर चुके हैं थोगनर कॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट में। वो आपके पास होते हैं 1 स्केलर h1 h2 h3 पार्शियल ओवर पार्शियल u1। यहाँ पर आपके पास होता है a1 h2 h3 partial derivative with respect to u2 a2 h1 h3 plus partial derivative with respect to u3 a3 h1 h2।
यहाँ से आपके पास क्लियर हो गया कि ये वाली इक्वेशन को हमने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें इन फॉर्म ऑफ साई लेकर जानी है इक्वेशन, और हमने शो करवाना है कि 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो इस 2 की वजह से। तो इस वजह से यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करेंगे यूनिट वेक्टर को, तो वहाँ से हम a1 भी निकाल सकते हैं, a2 की वैल्यू भी बता सकते हैं, a3 की वैल्यू भी बता सकते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे और सबसे पहले E1 के करते हैं, तो ये आपके पास होगा लेफ्ट साइड पर आपके पास है 1/h1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u1, और ये आपके पास आ जाएगा a1 की वैल्यूज आ गई। सिमिलरली सेकंड को कंपेयर करेंगे, सेकंड को कंपेयर किया है तो लेफ्ट साइड पर आपके पास आया 1/h2 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u2, ये किसके इक्वल होगा? राइट साइड पर आपके पास कंपेयर करने से a2 आएगा। E3 के एलिमेंट को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास होगा लेफ्ट साइड पर 1/h3 और पार्शियल साई ओवर पार्शियल u3, और ये आपके पास a3 है। इस तरह से वैल्यूज डिफाइन करवा लिए। मेन इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म किया क्योंकि हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं था। रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास a1 की वैल्यूज आ गई है, a2 की आ गई है, a3 की आ गई। कंपेयरिंग करने के बाद इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे डेल डॉट ए वाली जो इक्वेशन है, तो ये आपके पास डेल डॉट ए किसके इक्वल होगा 1/h1 h2 h3 पार्शियल ओवर पार्शियल u1। अब a1 की जगह आपके पास वैल्यू आएगी 1/h1 है डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास बन जाएगा h2 h3 ओवर h1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u1। फंक्शन आपके पास इन टर्म ऑफ साई भी आ गया और इसमें सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये आपके पास इस पर अप्लाई होगा तो ये पार्शियल साई स्क्वायर ओवर पार्शियल u1 स्क्वायर बने, यानी कि 2 टाइम्स इन्वॉल्वमेंट इसमें आ गई है। तो इसका मतलब हमारे पास क्लियर हो गया ड्राइव एक्सप्रेशन फॉल ऑपरेशन की। प्लस a2 की इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u2 h1 h3 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आपके पास h2 आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल साई ओवर पार्शियल u2। प्लस partial derivative with respect to u3 h1 h2 as it is, a3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास होगा डिनोमिनेटर में h3 और यहाँ पर आपके पास होगा पार्शियल साई ओवर पार्शियल u3। ये आपके पास ड्राइव हो गई है। इसी को आपने डेल डॉट ए को किसके इक्वल रखा हुआ है, डेल स्क्वायर ओवर साई के इक्वल रखा हुआ है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है और थिकनर कॉलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है लैप्लासियन। ये है आपके पास बस मतलब कि तो आपके पास साई भी गिवन होगा, स्केलर भी गिवन होगा, जैसा आपने इस फार्मूले में उस वैल्यूज को पुट करके कर। अब हमें रिलेशन देखना है कॉलिनियर का और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। जो वैल्यू कॉलिनियर कोऑर्डिनेट में थी कार्टेशियन में उसकी वैल्यूज क्या हो, रिलेशन देखने लगे हैं या कंपैरिजन क्या लें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको पता है कोऑर्डिनेट जस्ट एक्स वाई जी है। वहाँ पर हमारे पास कर्व था, कर्व की हमने डिफाइन किया था किसी एक पॉइंट पर। यहाँ भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लाइंस की स्टडी होती है, यहाँ पर कर्व का वो सीन नहीं है। ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस कर्व हमने स्पेस में डिस्कस की थी ना 3D में, इस वजह से ये भी हम 3D में इसका कंपैरिजन देखेंगे, प्लेन में नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्लेन में तो कर्विनेट कोऑर्डिनेट डिस्कस ही नहीं किया। वहाँ पर कर्व आपके पास 3 थी, इस वजह से हमें एक्सिस भी 3 चाहिए। वहाँ पर U1 थी, U1 को आप कह सकते हैं, इसे कंपैरिजन कर सकते हैं एक्स से, U2 को Y से कंपैरिजन कर लें और U3 को आप Z से रिप्रेजेंट कर लें। वहाँ पर हमने कर्व बनाई थी किसी एक पॉइंट पर। अच्छा, ये तो आपको पता है ये ओरिजिन होता है और इनमें जो आपके पास एंगल बनता है परपेंडिकुलर तो होती हैं ये तीनों लाइंस, तो 19 होता है ये सिस्टम जो आपके पास। कार्टेशियन होता है, वेल नोन होता है कि ये आपके पास ऑर्थोगोनल कार्टेशियन सिस्टम होता है। अब वहाँ पर हमारे पास क्या थी, कर्व थी, कर्व के हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ओवर डिस्क्राइब कर सकते थे। वहाँ पर हमने एक पॉइंट पर जस्ट डिस्कस किया था ऑर्थोगोनल कोलिनियर कोऑर्डिनेट की। वैसे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एंगल आपके पास 90 डिग्री है, वहाँ पर हमने खुद रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि ये सिस्टम ऑर्थोगोनल कोलिनियर कोऑर्डिनेट है। ज़रूरी नहीं है वहाँ पर जो उनके लाइंस के दरमियान एंगल, जो आप कर्व के दरमियान जो एंगल्स है वो 90 डिग्री का है। वहाँ पर पॉइंट पर बनाया था, यहाँ पर हम पॉइंट एज अ प्रोजेक्शन थ्रू लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट लिए है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी। एक्स एक्सिस को आपको पता है ये पॉइंट जो आपके पास होता है एक्स एक्सिस का होता है, ये लेंथ आपके पास एक्स एक्सिस की होगी। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई के अलोंग आपके पास जो पॉइंट होता है वो हम वाई एक्सिस के अलोंग ड्रा करते हैं पैरेलल। ये आपके पास जो है वाई एक्सिस का पॉइंट है और जो आपके पास जेड एक्सिस के पॉइंट होता है वो इसके पैरेलल है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इस तरह से इनको डिफाइन करते हैं। अच्छा, इनको नेम भी दे सकते हैं, इसे आप आर क्या लें, इसे क्यू के। वहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ U1 U2 फिर U1 U2 को इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी किया था। यहाँ पर बेसिकली हमने ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं करवा सकते, बस यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि एक्स पॉइंट कौन सा है, वाई पॉइंट कौन सा है, जी पॉइंट कौन सा है, जो इसकी डेफिनेशन है। ये आपके बेसिक जो ज्योमेट्री है इसमें हमने ये शो करवाया, जो आपके पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी है, इसकी प्रोजेक्शन हमने प्लेन में निकाली है क्योंकि हम यहाँ पर प्लेन की स्टडी करेंगे ना, दो प्लेन लेंगे। या अगर हमने आप यहाँ पर एक्स वाई प्लेन लिया है, एक्स वाई में जेड एक्स 0 होगा। यहाँ पर हमने वाई जी प्लेन लिया है तो वहाँ पर आपके पास इस तरह से एक्स एक्स 0 होगा, जी एक्स प्लेन में वाई 0 होता है, एक्स वाई में जी 0 होता है। वहाँ कर्व में था एक कर्व आप वेरी करवाते हैं, दोनों कर्व कांस्टेंट रहते हैं, ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, कर्व में आपके पास दोनों चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। इसको एज अ डेफिनेशन इस तरह से करेंगे, जो आपके पास सिस्टम है दी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी। वहाँ पर कोऑर्डिनेट आपके पास थे U1 U2 U3। यहाँ पर आपके पास है एक्स वाई जी, किस पर ऑफ पॉइंट कोई भी आप पॉइंट P ले लें, उस पर आपके पास ये सिस्टम डिफाइन हो रहा है, इसके पॉइंट डिफाइन करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो किसके इक्वल है, वो OR के इक्वल रखा हुआ है हमने। यहाँ पर जो एक्स पॉइंट है
वो हमने इसकी लेंथ बता रहे हैं, वो ओ आर के इक्वल है। जस्ट ज्योमेट्री को डिफाइन करवा रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। कर्वीलिनियर में तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो फर्दर इसकी क्या थी, कर्व की जनरेशन है, इसकी जनरेशन फॉर्म की इन फॉर्म ऑफ कर्व। ये आपके पास ये जिसकी लेंथ है ये आपके पास आर क्यू के इक्वल है, और जो जेड एक्सिस की लेंथ है वो आपके पास क्यू पी क्यू के इक्वल है। अब यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, वहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया था। पहले हमने टेंजर तो की थी, वहाँ पर दो सेट थे यूनिट वेक्टर के, एक इन फॉर्म ऑफ टेंजर, एक फॉर्म ऑफ नॉर्मल। यहाँ पर आपको पता है कि ये इस तरह का कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आई जे के फिक्स है। तो इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट system, a unit vector are denoted by P से या P क्यू के में। ये आपके पास P क्यू होगा, मैंने R क्यू लिख दिया। ये आपके पास पॉइंट P है और ये Q। Z एक्सिस की जो लेंथ है वो आपके पास पॉइंट P है और सेकंड Q है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है उसे हम करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास आई आता है, वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास जे आता है, और के एक्सिस के अलोंग आपके पास अलोंग सर एक्सिस है। वहाँ पर आपने फाइंड आउट की थी E1 E2 E2 की वैल्यू, यहाँ पर हमने फाइंड आउट नहीं किया। फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर के बाद हमने ड्राइव किया था वेक्टर जो आपके पास इसकी एनालिटिकल फॉर्म ड्राइव की। यहाँ पर हमें पता है वेक्टर की एनालिटिकल फॉर्म क्या होती है, जो एज अ जनरल बात करते हैं, A1 I यूनिट वेक्टर, A2 I यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह ये भी आपके पास इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में rectangular coordinate system, vector A can be expressed in terms of unit vector। यूनिट वेक्टर को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। सेकेंड, यहाँ पर आपके पास ए वेक्टर डिफाइंड होगा, A1 I यूनिट वेक्टर प्लस A2 J यूनिट वेक्टर प्लस A3 K यूनिट वेक्टर। ये आपके पास आ गया इस तरह से। ये आपके पास है यूनिट वेक्टर आई जे के, और ये वेक्टर डिफाइन है एनालिटिकल फॉर्म। थर्ड पॉइंट था हमारे पास आर, वहाँ पर आर भी हमने ड्राइव किया था, यहाँ पर आर ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। आर आपको पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के होता है। और किसी भी पॉइंट पर जो आपके पास थर्ड पॉइंट है इन
rectangular coordinate system, the position vector R is given by यहाँ के पास थर्ड है। R को भी हम लिखेंगे टर्म जो xi plus y j plus zk। कन्वीनियंट में इनके हमने इन टर्म ऑफ u1 u2 u3 लिखा। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर भी डिफाइंड हो गया, वेक्टर भी आ गया, पोजीशन वेक्टर भी आ गया। फोर्थ वहाँ पर हमने ड्राइव किया था स्केलर फैक्टर, जिसे h1 h2 किए थे, वो आपके वहाँ से ड्राइव हुए थे यूनिट वेक्टर से। यहाँ पर यूनिट वेक्टर तो आई जे के है, तो यहाँ पर तो हम नहीं ड्राइव कर सकते, तो यहाँ पर हम स्केलर फैक्टर को बनाएंगे। वहाँ पर h1 की जो वैल्यू थी हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास h1 में क्या वैल्यूज हो सकती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। स्केलर फैक्टर और जो हमारे पास कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उन्हें हमने डिफाइन किया था h1 से। तो h1 की जो आपके पास वैल्यू होती है वो थी पार्शियल r ओवर, एब्सोल्यूट वैल्यू थी पार्शियल r ओवर पार्शियल u1। यहाँ पर हम u1 को किससे कंपेयर कर रहे हैं, u1 को हमने x एक्सिस से कंपेयर करना है। u2 यहाँ पर डिस्कस होगा, उसे हमें y के करस्पॉन्डिंग देखना है, और जो u3 होगा उसे हमने z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखना है। यहाँ पर जो आपके पास स्केलर है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 को हमने x एक्सिस पे करा, ये थी। अब यहाँ पर आप वेक्टर देखें, ये आपके पास वेक्टर है। यहाँ से अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें पार्शियल r ओवर पार्शियल x का, तो ये आपके पास हो जाएगा पार्शियल x ओवर पार्शियल x आई प्लस पार्शियल y ओवर पार्शियल x j प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल x की। वहाँ पर भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कर्व था, यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कर्व में हमारे पास था एक आपके पास वेरी करती है, बाकी जो दो होती हैं जिसके अलोंग आपने देखना होता है वो वेरी करता है, बाकी कांस्टेंट है। यहाँ पर भी हम x के अलोंग डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो जो बाकी आपके पास y एंड z वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, जीरो। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x के अलोंग आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या है, आई आए। तो पार्शियल r ओवर पार्शियल x आपके पास किसके इक्वल है, आई यूनिट वेक्टर के इक्वल। तो यहाँ पर भी हम पार्शियल r ओवर पार्शियल x की मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास इसको पता है कि ये आई आया है। आई आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ से बता सकते हैं h1 किसके इक्वल है, 1 की। इसका मतलब कि फर्दर जो आपके पास रेस्ट ऑफ स्केलर फैक्टर है वो उनकी वैल्यूज भी 1 होगी। ठीक है, उन्हें भी देख लेते हैं। h2 आपके पास क्या होगा, वहाँ पर आपके पास है पार्शियल r ओवर पार्शियल u2। यहाँ पर हमने पार्शियल r ओवर पार्शियल y लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू पार्शियल r ओवर पार्शियल y, y के करस्पॉन्डिंग इसी इक्वेशन में देखें, y के करस्पॉन्डिंग अगर आप डेरिवेटिव लेंगे उसका आंसर आपके पास j आएगा। अगेन ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर आ गया, इसका आंसर 1 है। यहाँ से आप h2 बता सकते हैं किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। h3 भी इसी तरह से ही बता सकते हैं, h3 पार्शियल r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z अलोंग देखेंगे, वहाँ पर आपके पास आंसर k आएगा। k अगेन आपके पास है यूनिट वेक्टर, इसका आंसर 1 है। h3 इज इक्वल टू 1। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्केलर कन्वीनियर का
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ कंपैरिजन देख रहे हैं। h1 वहाँ पर आपके पास h1 की वैल्यू थी पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1। अब कार्टेशियन में आपके पास h1 1 के इक्वल है, यहाँ पर भी h2 आपके पास 1 के इक्वल है, h3 भी आपके पास 1 के इक्वल है। वहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी एब्सोल्यूट वैल्यू पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 u2 u3। ये हमने स्केलर फैक्टर का भी देख लिया कि कार्टेशियन में इसका क्या रिलेशन था, उसमें कॉलम में क्या सिस्टम था। आर भी हमने देख लिया, ए वेक्टर भी देख लिया, ये भी देख लिया। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखी, यहाँ पर हमने जस्ट ये बताया, इनकी लेंथ बताइए कि ये किसके इक्वल होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने डेफिनेशन यहाँ पर मिस हो गई। अगर यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इनको देखते हुए यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी बन सकता है जिसकी स्टेटमेंट आप इस तरह से ले लें। तो ये जो आपके पास है ना, u1 को मैंने क्या एक्स एक्सिस दिया, u2 को y एंड u3 को z एक्सिस दिया। इसका भी बेसिकली हम यहाँ पर नेम देते हैं। वो ये आपके पास पर्टिकुलर केसेस क्या लें, ये पर्टिकुलर केसेस किसके हैं, ऑर्थोगोनल लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो हमने ये चीज़ें सारी ड्राइव की हैं, यहाँ पर हमने h1 भी ड्राइव किया, h2 भी, h3, ये सारे पर्टिकुलर केसेस आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? ऑर्थोगोनल लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अगर आपसे पूछा जाए कि आप लिखें डी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम is a particular case of an orthogonal curvilinear system where एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्थोगोनल लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो पर्टिकुलर केसेस है वो क्या है, तो वहाँ पर आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। जो u1 है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। u2 है वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। ये इसके पर्टिकुलर केसेस है। u3 हमने क्या सपोज किया था, वो जेड एक्सिस के अलोंग सपोज किया था। ये कर्व इस तरह से डिराइव करती। उसके बाद स्केलर भी पर्टिकुलर केसेस में आ रहा है। वहाँ पर h1 की वैल्यू डिफरेंट थी, यहाँ पर कार्टेशियन में आपके पास 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, ये आपके पास। वहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट कर्व भी डिस्कस की थी, ठीक है। अगर ये बस थोड़े से पर्टिकुलर केसेस बता दिए, बाकी तो एक्सप्रेशन है वो तो ड्राइव करेंगे, वो आपके पास पर्टिकुलर केसेस में नहीं आएंगे। ये दोनों चीज़ें पर्टिकुलर केसेस में आएंगी। कोऑर्डिनेट सरफेसेस, यहाँ पर हम चूँकि प्लेन को डिस्कस करते हैं, दो प्लेन को लेकर चलते हैं। वहाँ पर हमारे पास कर्व था, एक कर्व के करस्पॉन्डिंग दो कर्व कॉन्स्टेंट डील करके चलते हैं। यहाँ पर हमने प्लेन को डिस्कस करना है, तो प्लेन के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर चीज़ें ड्राइव करें। ये आपके पास y एक्सिस, पहले 3D में इनके एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास z एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस आ गया। यहाँ पर जो हम फर्स्ट केस जो डिस्कस करने लगे हैं, और वो केस हमारे पास है YZ प्लेन। YZ प्लेन में क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर x हम रखते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट के इक्वल,
यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स जो एक्सिस है वो कांस्टेंट होगा, वाई एंड जो आपके पास जेड एक्सिस है ये आपके पास क्या करेंगे, वेरी करेंगे। इसका मतलब ये होता है, वाई जी प्लेन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपके पास ये इक्वेशन यहाँ से बनी है, इस इक्वेशन को हम ड्रा करेंगे। वहाँ पर तो हमने सी कर्व को किस तरह से ड्रा किया था, ये आपके पास सी कर्व 1 होती थी, वहाँ पर जो आपके पास सरफेस उसकी आती थी वो यहाँ पर हम इस तरह से ड्रा करते थे, और C1 इन दोनों के बिटवीन आता है, ठीक है। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आता है, इस वजह से यहाँ पर प्लेन लेते हैं, प्लेन की आपस में प्लेन के परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर वाई जी प्लेन का मतलब क्या होता है, आपके पास वाई या जेड एक्सिस वेरी करता है और जो आपके पास एक्स एक्सिस होता है उसे कांस्टेंट। तो ये इन फॉर्म ऑफ जनरल बात करें, इसलिए इसे C1 कहा है, कि C1 इसलिए कहा कि इसकी कोई भी वैल्यूज हो सकती है। फर्दर हमें दो केसेस और ड्रा करने हैं तो वहाँ पर हम C2 C3 का नाम देते हैं। ये डिफरेंट रखने के लिए इसे C1 का नेम दिया हुआ। इसका मतलब है कि आपने जो जो एक्स एक्सिस है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो आपके पास प्लेन बनेगा वो किस तरह से हम इसे ड्रा करेंगे, ये आपके पास वाई जी एक्सिस में इस तरह से हम इन दोनों लाइनों के बिटवीन ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह की शेप बनेगी, और ये इन फॉर्म ऑफ जनरल का है। वैसे आपके पास जो इक्वेशन आती है ना, इक्वेशन आपके पास होती है 3D में, उसमें एक्स वाई जी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वहाँ पर हम इंटरसेप्ट का फार्मूला लगा रहे होते हैं। वहाँ पर हमें एक्स एक्सिस को 0 करते हैं, वाई जी एक्सिस को वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, फिर वो पॉइंट रखकर वहाँ पर प्लेन ड्रा करते हैं। ओरिजिन हम इस तरह से करते हैं न्यूमेरिकली, ये जेड ये आपके पास ओरिजिन आ जाएगा। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पर कांस्टेंट बोला हुआ है, तो ये जो सरफेस कराएगी इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, बाकी आपके पास वेरी कर रही है, कि आपके पास क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग वाई की वैल्यू आती जाएगी, वाई के अलोंग जेड एक्सिस की कोई ना कोई वैल्यू। इसका मतलब ये इस तरह से पॉइंट हम ड्रा करके उसकी प्लेन ड्रा कर सकते हैं। सेकंड केस है, यहाँ पर सेकंड केस को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर सेकंड के लिए हमारे पास सिर्फ 2 कर्व लेंगे, तो सॉरी 2x हम कोऑर्डिनेट लेंगे, ये थोड़ा सा इस तरह करेंगे। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है एक्स जी प्लेन को डिस्कस कर, वाई जी के बाद हम एक्स जी प्लेन पर आए। जो सेकंड हमारे पास प्लेन है एक्स जी प्लेन है, ये जो आपके पास है जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास जो वाई है वो आपके पास हमने कांस्टेंट रख दिया है वाई, जबकि आपके पास एक्स एंड जेड एक्सिस है वो क्या होंगे, वो आपके पास वेरी करेंगे। इसका मतलब ये है, अभी हमने वाई के अलोंग ये हम ड्रा तो करेंगे, लेकिन वैसे इसकी डायग्राम में वाई एक्सिस की लाइन नहीं आती। ये मैंने रेड इसलिए किया क्योंकि थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा कि हमें प्लेन किस तरह से काटना। प्लेन हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, इन दोनों के क्या होगा, ये आपके पास प्लेन पैरेलल था, यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, वैसे ये प्लेन पैरेलल होता है। ये जो x इज इक्वल टू C1 होता है, ये हमने पैरेलल ड्रा किया हुआ है, किसके पैरेलल ड्रा किया हुआ है, ये जो आपके पास है y एंड z एक्सिस के ड्रा, ये पैरेलल प्लेन ड्रा किया। यहाँ पर भी हम पैरेलल प्लेन ड्रा करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक्स जी के पैरेलल प्लेन ड्रा होगा। यहाँ पर तो बेसिकली नज़र नहीं आ रहा हमें, फर्स्ट वाली जो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा हमें कि ये प्लेन पैरेलल है कि नहीं है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी इस तरह से बनी है पिक्चर। यहाँ पर हम इजीली बता सकते हैं
एक्स एंड जी एक्सिस के पैरेलल प्लेन किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेन ड्रा करेंगे। थोड़ा सा करते हैं इसे बाई करना, वहीं से पॉइंटर से ही करते हैं, इस तरह नहीं बनती कोई शेप। ये आपके पास इस तरह से इसकी शेप बनेगी पैरेलल वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स जी एक्सिस के पैरेलल। इसे हम कहेंगे y इज इक्वल टू C2। यहाँ पर आपके पास y एक्सिस कांस्टेंट है, ये C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस को